हेलो, वेलकम टू लेट्स स्टार्ट साइकोलॉजी विद अभिलाषा यादव। हम देख रहे थे सेंसेशन। हमने ये देखा कि कैसे हमारे सेंस ऑर्गन द्वारा हम इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, कैसे हमारी आई ईयर से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। हमने इसमें डिटेल में आई की स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में देखा, ईयर की स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस के बारे में देखा, और जो अदर ह्यूमन सेंसेस है जैसे स्मेल या जो नोज सेंस ऑर्गन है उसके बारे में देखा। टेस्ट के बारे में कि कैसे हमारे जो टंग का जो सेंस ऑर्गन है वो कैसे हमें उसे टेस्ट का पता चलता है उसके बारे में जाना। टच और प्रेशर से रिलेटेड जो हमें सेंसेशन फील होती हैं उसको हम कैसे रिसीव करते हैं। काइनेस्थेटिक सिस्टम से जो हमें सेंसेशन मिलती है उसको कैसे रिसीव करते हैं। वेस्टिबुलर सिस्टम से जिसमें कि हम बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने की बात करते हैं, कैसे मूवमेंट होता है, उनके बारे में जाना। अब हम नेक्स्ट जानेंगे कि अवधानिक प्रक्रियाएं मतलब अटेंशनल प्रोसेस। पिछले खंड में हमने कुछ संवेदी प्रकार्यताओं की चर्चा की है जिनके बारे में अभी हमने बात की कि हमने जो सेंस ऑर्गन है या जो सेंसरी प्रोसेस हैं उनके बारे में जाना है, किस प्रकार के उनके टाइप्स होते हैं जो बाह्य जगत और हमारी आंतरिक व्यवस्था से सूचनाएं संग्रह करने में हमारी हेल्प करते हैं। जो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जो हमारे इंटरनल है, उनसे हम इंफॉर्मेशन को कैसे कलेक्ट करते हैं उसमें हमारी हेल्प करते हैं। अनेक प्रकार के स्टिमुलस या उद्दीपक हमारे ज्ञानेंद्रियों से एक ही समय में टकराते रहते हैं, परंतु हम एक ही साथ सब पर ध्यान नहीं देते। जैसे कि हम एक समय में हमारे सामने बहुत सारे स्टिमुलस होते हैं पर हम उन सब पर एक साथ ध्यान नहीं दे पाते, कुछ विशेष स्टिमुलस पर ही ध्यान देते हैं। उनमें से कुछ पर हम ध्यान देते हैं। उदाहरण के लिए बात करें, जब आप अपनी क्लास में एंट्री करते हैं तब आपके सामने से अनेक चीज़ें होती हैं, जैसे उसका मतलब गेट है, दीवार है, खिड़की है, दीवार पर जो कुछ पिक्चर्स लगी होती हैं वो है, टेबल है, चेयर है और स्टूडेंट हैं, उनके बैग हैं, पानी की बोतल है, ये सब चीज़ें होती हैं। परंतु इनमें से आप चयनात्मक रूप से एक समय में एक या दो चीज़ों पर ही ध्यान देते हैं, मतलब उनका सिलेक्शन करते हैं कि हमें किस चीज़ों पे ध्यान देना है, हम उन्हीं पर ध्यान देते हैं। वह प्रक्रिया जिसके आधार पर उद्दीपक समूह से कुछ उद्दीपकों का चयन किया जाता है उसी को सामान्यतः अवधान कहते हैं, यानी कि अटेंशन कहते हैं। जो चीज़ें हैं मतलब जो भी हम किस आधार पे हम स्टिमुलस है कोई उसको ग्रुप में से किसी विशेष स्टिमुलस पर ध्यान देते हैं या उसका सिलेक्शन करते हैं, किसी भी विशेष स्टिमुलस का सिलेक्शन करना ही अटेंशन होता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य यह है कि चयन के अतिरिक्त अवधान अन्य गुणों मतलब कि जो हम सिलेक्शन तो करते ही हैं उसके साथ में कुछ अलग जैसी कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि सतर्कता यानी कितनी विजिलेंस के साथ, एकाग्रता मतलब कितनी कंसंट्रेशन के साथ, और खोज यानी कि उसकी सर्च करना से भी रिलेटेड होता है। सतर्कता का आशय व्यक्ति की तत्परता से होता है। जैसे कि मतलब क्या है कि जो सतर्कता है उससे मतलब होता है कि व्यक्ति की तत्परता से होता है कि कितना वो रेडी है, जिससे वह अपने समक्ष आए उद्दीपक का सामना करता है, यानी उसके सामने जो स्टिमुलस आता है उसका वह कैसे सामना करता है। अपने विद्यालय की दौड़ में भाग लेते समय आपने दौड़ प्रारंभ होने वाली रेखा पर प्रतिभागियों को दौड़ने के लिए सीटी बजने की प्रतीक्षा में सतर्क स्थिति में देखा होगा। जैसे कि जब मतलब स्कूल में स्पोर्ट्स होते हैं तो उन्हें रेस लगाने के लिए कहा जाता है तो वहाँ पे एक मतलब लाइन लगा के खड़े कर दिए जाते हैं बच्चे पर, कब सीटी बजेगी और उसके बाद रेस लगानी शुरू करनी है, तो ये सतर्कता के बारे में बताता है। एक समय में एक समय में कुछ विशेष वस्तुओं के बोध के लिए अन्य वस्तुओं को दृष्टि से बाहर रखते हुए उस पर ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया को एकाग्रता कहते हैं। इसमें बताया गया है कि कुछ विशेष वस्तुओं के बोध के लिए अन्य वस्तुओं के दृष्टि से बाहर करते हुए उस पर ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया को एकाग्रता मतलब कि कंसंट्रेशन, किसी एक ही जगह पे एक ही चीज पे फोकस करना कंसंट्रेशन कहलाता है। उदाहरण के लिए कक्षा में विद्यार्थी शिक्षक के भाषण पर ध्यान देते हुए
देते हैं तथा विद्यालय के विभिन्न भागों से आते सभी प्रकार के शोरगुल पर ये ध्यान नहीं देते हैं। जैसे क्लास में क्लास टीचर लेक्चर दे रहा होता है तो साइड में अदर चीज़ें चल रही होती है, दूसरी क्लास की जो लेक्चर है उनकी भी आवाज़ आ रही है, बच्चे शोर कर रहे हैं उसकी भी आवाज़ आती रहती है, या साउंड कोई और साउंड आ रहे हैं, तो बच्चे उनको अवॉइड करते हैं और जो क्लास का जो लेक्चर चल रहा है उसी पर फोकस करते हैं, यानी कंसंट्रेशन करते हैं। तो ये है कंसंट्रेशन। खोज एक ऐसी दशा होती है, यानी जो सर्च है वो एक ऐसी दशा होती है जिसमें प्रेक्षक वस्तुओं के समुच्चय में से उसकी कुछ विशिष्ट उपसमुच्चयों पर ध्यान देता है। तो कुछ उसके जो सबसेट होते हैं ना उस पर फोकस करता है। उदाहरण के लिए जब आप अपने छोटे भाई या बहन को विद्यालय से लेने जाते हैं तो अनेक लड़के लड़कियों में आप मात्र उन्हें ही देखते हैं। इस तरह के क्रियाकलापों के लिए लोगों को कुछ प्रयास करना पड़ता है। इस अर्थ में अवधान जो है वो प्रयास नियंत है, प्रयास नियतन है, इसमें एफर्ट लगाने पड़ते हैं। अवधान का एक केंद्र और एक किनारा होता है, जबकि जो अटेंशन है उसका एक सेंटर होता है और एक उसका कॉर्नर होता है, या किनारा होता है उसका। जब जानकारी का क्षेत्र किसी विशेष वस्तु या घटना पर केंद्रित होता है तब उसे अवधान का केंद्र कहते हैं, या केंद्र बिंदु, यानी फोकस जहाँ किया जाता है वो उसका केंद्र बिंदु हो गया। इसके विपरीत जब वस्तुएं या कोई घटना है उसकी जानकारी के केंद्र से दूरी होती है और किसी व्यक्ति को उसकी जानकारी मात्र धुंधले रूप से होती है तब उसको अवधान के किनारे पर स्थित कहा जाता है। जब किसी चीज के बारे में पूरी जो है जानकारी नहीं होती, बस कुछ कुछ पता होता है, तो वो हो गया कि उसका किनारा। अवधान को विविध प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। एक प्रक्रिया उन्मुख विचार से दो प्रकारों में विभाजित करता है। अब आता है दो जो इसके टाइप बताए हैं, वो चयनात्मक और संदर्भित, यानी कि सेलेक्टिव अटेंशन और सस्टेन अटेंशन। अब हम इन दो प्रकार के अटेंशन की मुख्य विशेषताओं की संक्षेप में चर्चा करेंगे। कभी कभी हम एक ही समय में दो भिन्न क्रियाकलापों पर ध्यान दे सकते हैं, यानी कि दो अलग अलग क्रियाकलापों पर ध्यान दे सकते हैं। जब ऐसा होता है तब हम इसे डिवाइडेड अटेंशन कहते हैं, मतलब कि जब हम एक समय में एक से अधिक काम पर ध्यान दे रहे हैं, दो चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, जैसे कि हम मतलब गाड़ी चला रहे हैं, कार ड्राइव करते समय साथ में मैसेज आ रहा था, मैसेज के रिप्लाई कर रहे हैं, तो ये डिवाइडेड अटेंशन हो गया। तो इसका एक वो बताया गया है। अपने दैनिक जीवन में हमारा एक ही समय में अनेक चीजों से सामना होता है। आपने कार चलाते हुए लोगों को अपने मित्र से बात करते हुए या मोबाइल फोन पर बात करते हुए या चश्मा लगाते हुए या संगीत सुनते हुए देखा होगा। यदि आप उन्हें निकट से देखें तो पता चलेगा कि वे अन्य क्रियाकलापों की तुलना में कार चलाने पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। यद्यपि अन्य क्रियाकलापों पर भी कुछ ध्यान दिया जाता है। इससे समझ में आता है कि कुछ निश्चित दशाओं में एक से अधिक क्रियाकलापों पर एक ही समय में ध्यान दिया जा सकता है, यानी कि एक ही समय में एक से अधिक क्रियाकलापों पर ध्यान दिया जा सकता है। ऐसा बहुत ही अभ्यस्त क्रियाकलापों के संदर्भ में ही संभव होता है। ऐसा नहीं है कि जिसने मतलब ढंग से गाड़ी चलानी नहीं सीखी और वो उस टाइम मैसेज कर रहा है, मतलब इसमें जो कोई ट्रेंड होते हैं वो ये चीजें कर पाते हैं, क्योंकि वे लगभग ऑटोमेटिक हो जाती है तथा नए अथवा कम अभ्यास जिसकी प्रैक्टिस कम है, जो ट्रेंड नहीं है वो इसकी तुलना में इन पे कम ध्यान की आवश्यकता होती है। स्वचालित प्रक्रमण, स्वचालित प्रक्रमण में जो मतलब ऑटोमेटिक प्रोसेस होते हैं उसकी तीन प्रमुख विशेषताएं होती हैं। पहली है कि यह बिना किसी अभिप्राय के घटित होता है। दूसरा, ये अचेतन रूप से घटित होता है, मतलब कि ये हम जो होता है कि अनकॉन्शियस में चलता रहता है। इसमें विचार प्रक्रियाओं की आवश्यकता अल्प अथवा बिल्कुल नहीं होती, मतलब इसमें जो विचार की जो प्रोसेसिंग है, थॉट की प्रोसेसिंग है, उसकी जो है आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। अब हम देखेंगे चयनात्मक अवधान, मतलब कि सेलेक्टिव अटेंशन क्या होता है। सेलेक्टिव अटेंशन,
सेलेक्टिव अटेंशन का संबंध मुख्यतः अनेक उद्दीपकों में से कुछ सीमित उद्दीपकों अथवा वस्तुओं के चयन से होता है। यानी कोई चीज सेलेक्ट करके उसके ऊपर फोकस करना सेलेक्टिव अटेंशन होता है। हमने पहले ही बताया है कि हमारे पारतक्षिक तंत्र में, यानी कि जो हमारा परसेप्चुअल सिस्टम होता है, उसमें इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए और उनका प्रक्रमण करने के लिए, उनका प्रोसेस करने के लिए कुछ लिमिटेड कैपेसिटी होती है। इसका अर्थ यह है कि एक विशेष समय में वे मात्र कुछ उद्दीपकों पर ही ध्यान दे सकते हैं। प्रश्न यह है कि इनमें से किन उद्दीपकों का चयन और प्रक्रमण होगा, यानी कौन कौन से जो स्टिमुलस हैं उनको हम सेलेक्ट करेंगे और उनको प्रोसेसिंग करेंगे। मनोवैज्ञानिकों ने उद्दीपकों के चयन को निर्धारित करने वाले अनेक कारकों का पता लगाया है कि जो हम कोई मतलब स्टिमुलस है उसको सेलेक्ट करते हैं, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर होते हैं। तो सेलेक्टिव अटेंशन के ऊपर जो प्रभाव डालते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं। सेलेक्टिव अटेंशन को इफेक्ट करने वाले कई फैक्टर हैं। तो ये सामान्यतः उद्दीपकों की विशेषताओं तथा व्यक्ति की विशेषताओं से रिलेटेड होते हैं। जैसे स्टिमुलस जैसा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करता है, और जो व्यक्ति ने परसीव कर रहा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर भी डिपेंड करता है, उससे रिलेटेड होता है। इन्हें सामान्यतः बाह्य एवं आंतरिक कारकों में वर्गीकृत किया गया है। इन्हें एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर की। उद्दीपकों के लक्षणों से संबंधित होते हैं। ये जो स्टिमुलस होता है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या उसके जो बेसिक फीचर्स होते हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। अन्य चीजों के स्थिर होने पर उद्दीपकों के आकार, तीव्रता और गति या अवधान के प्रमुख निर्धारक होते हैं। यानी कि जो स्टिमुलस है उसका क्या साइज है, क्या उसकी इंटेंसिटी है, या उसकी कितनी मतलब मूवमेंट हो रही है उसमें, ये अटेंशन के मतलब मेन डिटर्मिनेंट्स होते हैं। कोई चीज कितनी बड़ी है, या मतलब साइज उसका कितना बड़ा है या छोटा है, या कितनी मतलब द्युतिमान कितनी ब्राइटनेस है उसमें, या फिर गतिशील उद्दीपक को इसमें मूवमेंट हो रही है स्टिमुलस में, ये हमारे अटेंशन को मतलब जल्दी से वो करते हैं किसी चीज की तरफ। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे अटेंशन में शीघ्रता से आ जाती हैं। जो उद्दीपक नए होते हैं तथा सामान्य रूप से जटिल होते हैं वे भी सरलतापूर्वक हमारे अवधान में आ जाते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि मनुष्य के फोटोचित्र अन्य निर्जीव वस्तुओं के फोटोचित्रों की तुलना में हमारे ध्यान में शीघ्रता से आ जाते हैं। एक मतलब हम किसी वैसे बर्ड्स की पिक्चर देखते हैं या एक ह्यूमन बीइंग पे फोटोग्राफ देखते हैं, तो उन पे हमारा ज़्यादा ध्यान जाता है ह्यूमन बीइंग्स पर। इसी प्रकार शाब्दिक कथनों की तुलना में लयबद्ध श्रवण उद्दीपक शीघ्रता से आते हैं। जैसे कोई भी चीज़ मतलब हमारे सामने लिखी हुई है के शब्दों में लिखी गई है, उसकी तुलना में अगर कोई चीज़ हम एक रिदमिक वे में सुन रहे हैं तो उस पे ज़्यादा ध्यान जाता है। अवधान के लिए आकस्मिक और तीव्र उद्दीपकों में ध्यान आकर्षण की अद्भुत क्षमता होती है। कोई चीज़ से तुरंत आती है हमारे सामने, कोई भी लाउड नॉइज़ आ गई तो उस पे ध्यान अचानक चला जाता है। फिर आता है इंटरनल फैक्टर की बात करते हैं। इंटरनल फैक्टर व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं। इन्हें दो मुख्य श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, जैसे अभिप्रेरणात्मक कारक यानी कि मोटिवेशनल फैक्टर, और संज्ञानात्मक फैक्टर यानी कॉग्निटिव फैक्टर। तो मोटिवेशन फैक्टर के लिए इसका ये जो है ये हमारी बायोलॉजिकल और सोशल जो नीड होती है उससे रिलेटेड होती है। जैसे जब हम भूखे होते हैं तो भोजन की हल्की सी गंध भी हम सूंघ लेते हैं। जिस विद्यार्थी को परीक्षा देनी होती है परीक्षा न देने वाले विद्यार्थी की तुलना में शिक्षक के भाषण पर अधिक ध्यान देता है। जैसे जो चीज़ हमारी बेसिक है हम उस जैसे कि अगर हमें भूख लगी हुई है और साइड में कोई मतलब हमें जैसे डांस करना भी पसंद है तो साइड में डीजे चल रहा है, तो हम उस डांस की तरफ ध्यान ना देके हमारे सामने अगर खाना आ रहा है तो हम खाने पे ध्यान देंगे, तो वो हमारी बेसिक नीड है। जो इस मतलब सामाजिक आवश्यकताएं हो गई, जो चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है। अगर कोई बच्चा एग्जाम देने जा रहा है और एक बच्चा जो एग्जाम नहीं दे रहा और टीचर वहाँ पे लेक्चर दे रहे हैं, तो जिसने एग्जाम देना है उसे ये लगेगा कि मैं एग्जाम के लिए अगर टीचर के लेक्चर पे ध्यान दूंगा तो वहां से मुझे कोई नॉलेज मिलेगी और मैं एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा, तो वो ज़्यादा ध्यान देगा बजाय उसके जो उस बच्चे को एग्जाम नहीं दे। फिर आता है कि कॉग्निटिव फैक्टर, संज्ञानात्मक फैक्टर। इसके अंतर्गत हमारी जो अभिरुचि है
यानी कि हम अभिवृत्ति है या पूर्व विन्यास आदि कारक आते हैं। हमारा कितना किसी चीज़ को लेके इंटरेस्ट है, हमारा एटीट्यूड है, वो फैक्टर आते हैं। वस्तुएँ और घटनाएँ जो कि रुचिकर होती है, यानी जिसमें हम इंटरेस्ट लेते हैं, व्यक्ति के ध्यान में शीघ्रतापूर्वक आती हैं। जैसे कि हमें क्रिकेट खेलना पसंद है, तो वो साइड मतलब कहीं क्रिकेट बच्चे खेल रहे हैं और हम वहाँ से मतलब अपने व्हीकल से जा रहे हैं, तो हमारा ध्यान उसकी तरफ जाएगा क्योंकि हमारा वो इंटरेस्टेड एरिया है, बजाय इसके कि कोई बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। पूर्व विन्यास एक मानसिक स्थिति उत्पन्न करता है जो एक निश्चित दिशा में कार्य करने को प्रेरित करती है कि हमें किस वे में चलना है कोई कार्य करने के लिए, इस पे ध्यान दिया जाता है। यह तत्परता भी उत्पन्न करती है किसी भी चीज़ के लिए हम कितना रेडी होना है उसके लिए। फिर इसके बाद यह तत्परता भी उत्पन्न करती है जिससे व्यक्ति एक विशेष उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने को उन्मुख होता है और अन्य के प्रति नहीं। हमें एक काम करने के लिए एक लक्ष्य है, हमारा गोल है, उसकी तरफ हमें अग्रसर करती है। फिर आता है कि चयनात्मक अवधान के सिद्धांत, जो हमने देखा कि सेलेक्टिव अटेंशन की थ्योरी। सेलेक्टिव अटेंशन की जो प्रोसेस की व्याख्या करने के लिए अनेक सिद्धांतों का विकास हुआ। हम इनमें से 3 सिद्धांतों की संक्षिप्त चर्चा करेंगे। मतलब कि जो सेलेक्टिव अटेंशन है इसके बारे में जो सर बताया गया कि उसकी में मतलब 3 अलग-अलग से थ्योरीज दी गई। सबसे पहले आता है निस्यंदक सिद्धांत। निस्यंदक सिद्धांत मतलब फिल्टर थ्योरी। फिल्टर थ्योरी का विकास ब्रॉडबैंड ने 1956 में किया। इस सिद्धांत के अनुसार अनेक उद्दीपक एक ही साथ हमारे ग्राहियों के पास पहुंचते हैं और गत्य अवरोध की स्थिति उत्पन्न करते हैं। अल्पकालिक स्मृति तंत्र से होते हुए वे चयनात्मक निषेधक के पास पहुंचते हैं जो उनमें से केवल एक उद्दीपक को ही उच्च स्तरीय प्रक्रमण के लिए भेजता है। अन्य उद्दीपकों की छटाई उसी समय हो जाती है। इस तरह हम मात्र उसी एक उद्दीपक को जान पाते हैं जो चयनात्मक निषेधन से होकर जाता है। मतलब कि हम ये बात करेंगे जो ये फिल्टर थ्योरी है, फिल्टर थ्योरी के बारे में ब्रॉडबैंड ने 1956 में बताया। ये एक बोटलनेक सिचुएशन होती है। इसमें ये बताया गया कि जैसे कि कोई मतलब स्टिमुलस आता है हमारे पास बहुत सारे मूविंग थ्रू शॉर्ट टर्म मेमोरी सिस्टम। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी सिस्टम में से जब निकलते हैं तो उसमें एक सेलेक्टिव फिल्टर होता है जो सिर्फ एक ही स्टिमुलस को अलाउ करता है आगे जाने के लिए, हायर लेवल की प्रोसेसिंग करने के लिए। एक ओनली एक स्टिमुलस आगे जाता है, बाकी सभी को रोक दिया जाता है। तो ये बताया फिल्टर थ्योरी में। फिर सेकंड थ्योरी की बात की है निस्यंदक क्षीणन सिद्धांत, यानी कि फिल्टर अटेंटुएशन थ्योरी। इसके बारे में ट्राइजमैन ने 1962 में बताया कि इसको मतलब जो ब्रॉडबैंड की थ्योरी थी उसको मॉडिफाई करके बताया। इस सिद्धांत के अनुसार जो स्टिमुलस एक विशेष समय में चयनात्मक निषेधन से नहीं जा पाते हैं वे पूर्णतः अवरुद्ध नहीं होते हैं। मतलब कि जैसे जो फिल्टर थ्योरी में बताया गया है कि एक ही स्टिमुलस आगे जाता है प्रोसेसिंग होने के लिए, बाकी स्टिमुलस वहीं ब्लॉक कर दिए जाते हैं या रोक दिए जाते हैं। इसमें बताया गया है कि वो जो स्टिमुलस रोके जाते हैं वो पूर्णतः नहीं रोके जाते या उन्हें ब्लॉक नहीं किया जाता। निषेधक मात्र उनकी शक्ति को दुर्बल कर देता है, यानी कि जो उनकी पावर होती है उसको थोड़ा वीक कर दिया जाता है। इसलिए कुछ स्टिमुलस सेलेक्टिव फिल्टर से निकलकर प्रक्रमण के उच्च स्तर तक पहुंच जाते हैं कि इनकी हाई लेवल की प्रोसेसिंग होने के लिए आगे चले जाते हैं। यह बताया गया कि व्यक्तिगत रूप से जो सार्थक उद्दीपक होते हैं, यानी जैसे कि सामूहिक भोज में किसी का नाम, जैसे अगर किसी का नाम लेते हैं, वो धीमी ध्वनि होने के बाद भी सुन लिया जाता है। ऐसे उद्दीपक यद्यपि बड़े दुर्बल होते हैं फिर भी कभी कभी चयनात्मक निषेधक से निकलकर अनुक्रिया दे सकते हैं, यानी कि फिल्टर से निकलकर और रिस्पॉन्स कर दिया जाता है। इस फिल्टर अटेंटुएशन थ्योरी में बताया ट्राइजमैन ने 1962 में कि द फिल्टर ओनली अटेंटुएट्स वीकन्स देयर स्ट्रेंथ,
कि जो इसमें फ़िल्टर होके जाता है, तो एक स्टिमुलस तो आगे चला जाता है, तो जो बाकी बचती है इन्फॉर्मेशन उसको ब्लॉक नहीं किया जाता है, स्टिमुलस को ब्लॉक नहीं किया जाता, बल्कि उस इन्फॉर्मेशन को बस थोड़ा-सा कमज़ोर कर दिया जाता है, पर हम उसको भी रिसीव कर लेते हैं, उस पे भी रिएक्ट कर लेते हैं। फिर आता है बहुविधिक सिद्धांत। जो तीसरी थ्योरी बताई है, वो है मल्टीमोड थ्योरी। इसका विकास जॉनसन और हिंज ने 1978 में किया। यह सिद्धांत मानता है कि अवधान एक लचीला तंत्र है, यानी जो अटेंशन है वो काफी फ्लेक्सिबल सिस्टम होता है, जो अन्य उद्दीपकों की तुलना में किसी एक उद्दीपक का चयन 3 अवस्थाओं पर करता है। पहली अवस्था में उद्दीपक का संवेदी प्रतिरूपण, जैसे कि जो चाक्षुष प्रतिमाएं होती है, जो विजुअल चीजें हैं, उससे निर्मित होता है। दूसरी अवस्था में आर्थिक प्रतिरूपण, जैसे वस्तुओं के नाम के बारे में निर्मित होता है, तथा तीसरी अवस्था में संवेदी और आर्थिक प्रतिरूपण हमारी चेतना में प्रवेश करता है, हमारे कॉन्शियस में जाता है। यह भी माना जाता है कि जब संदेशों का चयन अवस्था प्रक्रमण के आधार पर होता है, तो कम मानसिक प्रयास की आवश्यकता पड़ती है, और जब संदेशों का चयन अवस्था 3 प्रक्रमण के आधार पर होता है, तो अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। मतलब कि मल्टीमोड थ्योरी जो जॉनसन और हिंज ने 1978 में बताई, इसमें ये बताया कि जो अटेंशन है वो काफी फ्लेक्सिबल है, और जो अन्य स्टिमुलस होते हैं उनकी तुलना में किसी एक स्टिमुलस को सेलेक्ट कर उसके 3 फेज बताई हैं या स्टेज बताई हैं। सबसे पहले जो स्टेज आती है उसमें कोई हम जो स्टिमुलस देखते हैं उसकी सेंसरी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, कि जो विजुअल इमेज है उसको देखकर कि उसकी क्या रिप्रेजेंटेशन है, तो सेंसरी रिप्रेजेंटेशन होता है। सेकंड नंबर पे आता है कि इसकी जो नेम, उस जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम क्या है, तो सिमेंटिक जो रिप्रेजेंटेशन है उसकी बात करते हैं। और उसके बाद जो थर्ड फेज आती है, थर्ड स्टेज आती है, उसमें जो सेंसरी और सिमेंटिक दोनों रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे कॉन्शियसनेस में एंटर कर जाते हैं, तो उससे मीनिंग निकलता है। तो ये हुआ मल्टीमोड थ्योरी। अब नेक्स्ट बात करते हैं संदर्भ अटेंशन या सस्टेन्ड अटेंशन। किसी भी स्टिमुलस पर कंटिन्यूअस फोकस करना या ध्यान कंटिन्यू लगाए रखना, वो होता है सस्टेन्ड अटेंशन। जहाँ चयनात्मक अवधान मुख्यतः उद्दीपकों के चयन से संबंधित होता है, यानी कि जब जहाँ हम सेलेक्टिव अटेंशन में जो स्टिमुलस है उसको सेलेक्ट करने से रिलेटेड होते हैं, वहीं सस्टेन अटेंशन का संबंध एकाग्रता से होता है, कंसंट्रेशन से होता है, किसी एक जगह पे फोकस करने से होता है। यह हमारी उस योग्यता से रिलेटेड होता है जिससे हम अपना ध्यान किसी वस्तु अथवा घटना पर देर तक बनाए रखते हैं। इसे सतर्कता भी कहते हैं। कभी कभी लोगों को एक विशेष कार्य पर घंटों तक ध्यान देना पड़ता है। हवाई यातायात नियंत्रक एवं रडार रीडर इस कौशल के उत्तम उदाहरण है। मतलब वे एक जगह फोकस करके रखते हैं, जो भी एरोप्लेन चलाते हैं या फिर जो रडार रीडर करते हैं, उन्हें स्क्रीन पर सिग्नलों को लगातार देखना और मॉनिटर करना पड़ता है। ऐसी स्थितियों में सिग्नलों की प्राप्ति प्रायः पूर्व अनुमान पर निर्भर नहीं होती। हम पहले से प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि ऐसा चीज रही होगी। हमें उसे कंटिन्यूस पे फोकस करना पड़ता है कि कैसा मौसम है, कैसी सिचुएशन है, आगे से कोई और फ्लाइट आ रही है, कैसा क्या है, तो कंटिन्यू देखते रहना पड़ता है। अगर सिग्नलों की पहचान में कोई त्रुटि होती है तो वो काफी डेंजरस हो सकती है, इसलिए उन स्थितियों में अधिक सतर्कता की जरूरत पड़ती है। फिर बात करते हैं संदर्भ अवधान को प्रभावित करने वाले फैक्टर, यानी कि जो सस्टेन अटेंशन है इसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालते हैं इस पर। तो संदर्भ अवधान के कार्य में व्यक्ति के निष्पादन में, यानी कि जो परफॉर्मेंस में अनेक प्रकार के फैक्टर उस पर हेल्प करते हैं या बैरियर बनते हैं। तो संवेदक प्रकार है, जैसे सेंसरी मोडालिटी उनमें से एक है। चाक्षुष उद्दीपक की तुलना में श्रवण संबंधी उद्दीपक होने पर परफॉर्मेंस उत्कृष्ट होता है। तो इसमें आता है पहले उद्दीपकों की स्पष्टता, यानी क्लैरिटी ऑफ स्टिमुलस। दूसरा कारक है तीव्र और देर तक बने रहने वाले उद्दीपक सस्टेन अटेंशन में सहायक होते हैं।
और अधिक अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। फिर होता है टेम्पोरल अनसर्टेनिटी। इसका तीसरा फैक्टर होता है, जब उद्दीपक नियमित अंतराल पर प्रकट होते हैं तो अनियमित अंतराल पर प्रकट होने वाले उद्दीपक की तुलना में उन पर अधिक ध्यान दिया जाता है। फिर आता है कि स्पेशल अनसर्टेनिटी, ये फोर्थ फैक्टर है। जब उद्दीपक एक निश्चित स्थान पर प्रकट होता है तो उन पर ठीक से ध्यान दिया जाता है, परंतु जब वे यादृच्छिक या रैंडम सिचुएशन में प्रकट होते हैं तो उन पर ध्यान देना कठिन होता है। अवधान के अनेक व्यवहारिक निहितार्थ होते हैं। कोई व्यक्ति वस्तुओं की कितनी संख्याओं को एक झलक में देखने के बाद ध्यान में रखता है। इसी आधार पर मोटरसाइकिलों और कार के नंबर प्लेट बनाए जाते हैं, जिससे कि यातायात नियमों के भंग होने की स्थिति में यातायात पुलिस इन नंबरों के प्लेट को देख सके। विद्यालयों में बहुत से बच्चे अटेंशन की समस्या से ग्रस्त होते हैं और इससे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। इसके बारे में भी एक डिसऑर्डर के लिए बताया गया है। वो होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी। अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में पाए जाने वाला यह एक अति सामान्य व्यवहार विकार है, यानी कि एक बिहेवियरल डिसऑर्डर है। इसमें आवेगशीलता यानी काफी इम्पल्सिविटी, अधिक पेशीय सक्रियता यानी कि जो मस्कुलर एक्टिविटी है वो होती है, और अटेंशन की अयोग्यता यानी कि जो अटेंशन है वो बहुत कम होती है, इनएबिलिटी होती है अटेंशन की, विशेष रूप से दिखाई पड़ती है। लड़कियों की तुलना में यह विकार लड़कों में अधिक पाया जाता है। यदि मैनेजमेंट ठीक ढंग से नहीं किया जाता तो अटेंशन की कठिनाइयाँ ये एडोलसेंट तक या फिर उसकी जो प्रौढ़ अवस्था है उस तक बनी रहती है। सस्टेन्ड अटेंशन में कठिनाई इस विकार की प्रमुख विशेषता होती है, जो कि बच्चों के अन्य विविध क्षेत्रों में परिलक्षित होता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, ऐसे बच्चे अधिक चित अस्थिर होते हैं, मतलब एक जगह आराम से टिक कर नहीं बैठ पाते, वे अनुदेशों का पालन नहीं करते, जो उन्हें इंस्ट्रक्शन दी जाती है उनको नहीं मानते और माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। ये उनके जो समकक्षी जो कलीग्स होते हैं इन्हें भी नेगेटिव दृष्टि से देखते हैं। वे विद्यालय में अच्छा परफॉर्म नहीं करते और विद्यालय में मूल विषय को पढ़ने या सीखने में बुद्धि की न्यूनता न होते हुए भी कठिनाइयों का सामना करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जिसमें एडीएचडी हो रखा है तो उसमें इंटेलिजेंस कम है, नहीं, पर उनमें वो इम्पल्सिविटी ज़्यादा है, वो एक जगह कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, अटेंशन नहीं लगा पाते, इसलिए वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। अध्ययनों से इस विकार के जैविक आधार का कोई प्रमाण नहीं मिलता, बायोलॉजिकल इसका क्या बेस है उसका कोई भी प्रूफ नहीं मिलता। यद्यपि विकार का कुछ संबंध आहार संबंधी यानी कुछ भी इसके मतलब फूड से रिलेटेड है, न्यूट्रिएंट्स की कमी से है, विशेष रूप से भोजन के रंग के साथ बताया गया है। दूसरी ओर सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारक यानी कि सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर, जैसे कि कैसे घर का माहौल है या फिर जो उसकी परिवार में जो सब लोग रह रहे हैं उनमें कैसे डिस्टॉर्शंस आ रहे हैं उसके बारे में, अन्य कारकों की तुलना में अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा मिलता है। वर्तमान की जो बात करते हैं सिचुएशन में, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी के बहुत सारे प्रभाव देखे गए हैं। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के उपचार के संबंध में एक मत नहीं है, मतलब इसके बारे में कोई एक चीज नहीं बताई गई है कि भाई ये इस वजह से होता है। फिर आता है कि इसके लिए क्रिटेलिन नाम की एक दवाई का अधिक प्रयोग किया जाता है, जो बच्चे की अतिक्रिया यानी कि जो उसकी हाइपर एक्टिविटी होती है और चित्त अस्थिर होने की मात्रा को कम करती है, तथा साथ ही उनके अवधान यानी जो अटेंशन और उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको बनाए रखने में हेल्प करती है या इसको बढ़ाती है। यद्यपि यह समस्या का उपचार नहीं करती, ये बस तब तक है जब तक वो मतलब डोज का असर रहता है तब तक बच्चा हाइपर एक्टिविटी नहीं करता। इस प्रकार के नेगेटिव पार्श्व प्रभाव जैसे कि कद एवं भार की सामान्य संवर्धी में दमन के रूप में, मतलब ऐसे कुछ भी नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। दूसरी तरफ बिहेवियर मैनेजमेंट कार्यक्रम जिसमें कि धनात्मक प्रबलन और सीखने वाली सामग्री और कृतियों की प्रस्तुति ऐसी होती है कि उससे त्रुटियों में कमी आती है और तात्कालिक
प्रति प्राप्ति और सफलता को बढ़ावा मिलता है, बहुत उपयोगी पाए जाते हैं। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का सफलतापूर्वक उपचार कॉग्निटिव बिहेवियर ट्रेनिंग कार्यक्रम के साथ अच्छा रहता है। इसमें वांछित व्यवहार यानी कि जो डिजायरेबल बिहेवियर है उसको रेनफोर्समेंट दिया जाता है। शाब्दिक आत्म अनुदेश यानी विराम लें, चिंतन करें और कार्य करें के उपयोग से ट्रेनिंग से जुड़ा होता है। इस क्रियाविधि के साथ एडीएचडी से जो पीड़ित बच्चे हैं अपना ध्यान कम विरत रखना और सहजता के साथ व्यवहार करना सीखते हैं। अधिगम जो सापेक्ष रूप से देर तक स्थिर रहता है। तो हमने आज देखा कि अटेंशनल जो प्रोसेस होते हैं, हम कैसे किसी चीज़ पे फोकस करते हैं। अटेंशन का मतलब होता है फोकस करना, और कैसे हम कोई चीज़ को में सेलेक्ट करते हैं। इतने सारे स्टिमुलस में किसी चीज़ को सिलेक्शन करना, फिर उसके ऊपर अलर्टनेस होके मतलब ध्यान लगाना, एक कंसंट्रेशन बनाना, उस पे पूर्ण रूप से फोकस करना और किसी चीज़ को सर्च करना, ये होता है अटेंशन। फिर इसकी 3 थ्योरीज़ दी गई। फ़िल्टर थ्योरी जो कि मतलब सिलेक्टिव थ्योरी जो है फ़िल्टर सिलेक्शन थ्योरी है जो ब्रॉडबैंड ने दी। फिर फ़िल्टर अटेंटुएशन थ्योरी जिसे ट्राइज़मैन ने बताया, और फिर आता है मल्टीमोड थ्योरी जिसको जोहानसन और हिंज ने दिया। फिर उसके बाद हमने सस्टेन्ड अटेंशन देखा। सस्टेन्ड अटेंशन में कैसे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर उसको प्रभावित करते हैं उसके बारे में जाना। और फिर एक डिसऑर्डर जिसे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहा जाता है उसके बारे में देखा। आई होप ये समझ आया होगा। थैंक यू।